डीएनए मित्रों, आज 26 दिसंबर है। भारत की राजनीति के हिसाब से इस तारीख का महत्व इसलिए है क्योंकि 100 साल पहले आज ही के दिन भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में कम्युनिस्ट पार्टी के अलग अलग समूह इकट्ठा हुए थे और एक अखिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। 1917 की रूसी क्रांति से प्रेरणा लेकर भारत के वामपंथी नेताओं ने सीपीआई की नींव रखी। इस तरह आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई के 100 साल पूरे हो गए। 100 साल पहले एक और संगठन यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी स्थापना हुई थी। सीपीआई की स्थापना से करीब 2 महीने पहले यानी 27 सितंबर 1925 को आरएसएस अस्तित्व में आया। यानी 100 साल पहले देश में 2 विपरीत विचारधारा वाले संगठनों की नींव पड़ी, एक लेफ्ट तो दूसरा राइट। हालांकि सीपीआई एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर आई और संघ एक सामाजिक संगठन के तौर पर। 100 साल के दौरान इन दोनों संगठनों की यात्रा कैसे आगे बढ़ी, आज ये दोनों संगठन कहां पर हैं, इसका विश्लेषण करने से पहले कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल के राजनीतिक सफर के बारे में आपको जानना चाहिए। डीएनए मित्रों, 1952 के पहले आम चुनाव में सीपीआई को 16 सीट मिली और वो कांग्रेस के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी, जबकि आरएसएस से वैचारिक ऊर्जा लेने वाले जनसंघ को उस चुनाव में केवल 3 सीट मिली थी। 1957 में केरल में दुनिया की पहली लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई कम्युनिस्ट सरकार बनी, लेकिन 1964 में वैचारिक मतभेदों की वजह से सीपीआई से अलग होकर एक नई पार्टी सीपीएम बनी, यानी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। इसके बाद 1974 में तीसरी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई, जिसका नाम है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन। इसे सीपीआईएमएल भी कहते हैं। 1977 में पश्चिम बंगाल में पहली बार कम्युनिस्ट सरकार बनी, जो 34 साल तक चली। त्रिपुरा में भी 1978 से 1988 और फिर 1993 से 2018 तक कम्युनिस्ट सरकार रही। राष्ट्रीय स्तर पर भी 1989, 96 और 2004 के चुनाव के बाद कम्युनिस्ट पार्टियां निर्णायक भूमिका में रहीं। 1996 में तो संयुक्त मोर्चा की सरकार में सीपीआई के इंद्रजीत गुप्ता देश के गृह मंत्री भी बने। 2004 में यूपीए सरकार बनने में कम्युनिस्ट पार्टियों की अहम भूमिका रही, लेकिन 2008 में अमेरिका के साथ परमाणु समझौते का विरोध करते हुए लेफ्ट पार्टियां सरकार से अलग हो गई। इसके बाद लेफ्ट पार्टियों का आधार घटने लगा। 2011 में पश्चिम बंगाल और 2018 में त्रिपुरा से लेफ्ट फ्रंट सरकार से बाहर हो गई। आज केरल को छोड़कर देश के किसी भी राज्य में कम्युनिस्ट सरकार नहीं है। आज तीनों कम्युनिस्ट पार्टियों को मिलाकर लोकसभा में सिर्फ 8 सांसद हैं। सीपीआई से अलग होकर बनी सीपीएम तो अभी भी राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन सीपीआई राष्ट्रीय पार्टी तक नहीं रह पाई। यानी 100 साल के बाद न सिर्फ सीपीआई बल्कि सभी कम्युनिस्ट पार्टियां सिमट गई हैं। वहीं दूसरी तरफ 100 साल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सबसे मजबूत स्थिति में है। डीएनए मित्रों, आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। संघ से वैचारिक तौर पर जुड़ी बीजेपी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। संघ से जुड़ा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद देश का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। यहां तक कि जिन मजदूरों का नारा देकर कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी, वहां भी संघ का वर्चस्व है। संघ से जुड़ा भारतीय मजदूर संघ देश का सबसे बड़ा मजदूर संगठन है। ताजा आंकड़े के अनुसार देश भर में संघ की शाखाओं की संख्या 83,129 है। शताब्दी वर्ष में संघ का लक्ष्य शाखाओं की संख्या बढ़ाकर 1 लाख तक पहुंचाना है। कम्युनिस्ट पार्टी और संघ के प्रभाव के बीच के अंतर को समझने के लिए 2 शहरों का उदाहरण भी लिया जा सकता है। जिस कानपुर में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी, वहां आज वामपंथ की जगह संघ मजबूत स्थिति में है। आखिरी बार कम्युनिस्ट पार्टी कानपुर से 1979 में जीती थी। वहीं जिस नागपुर में संघ की स्थापना हुई, उसकी पहचान संघ के मुख्यालय से है। यहां संघ का मजबूत आधार है। 2014 से बीजेपी नागपुर लोकसभा सीट जीत रही है। नागपुर से नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस जैसे संघ से जुड़े मजबूत नेता आते हैं। इतना ही नहीं, जिस बंगाल में 34 वर्षों तक लेफ्ट पार्टियां सत्ता में रहीं, वहां भी आज संघ काफी मजबूत है। सीपीआई और आरएसएस दोनों वैचारिक संगठन हैं, लेकिन इसके बावजूद कम्युनिस्ट पार्टियों की तुलना में संघ काफी आगे निकल गया। आपको यह भी जानना चाहिए कि संघ क्यों आगे बढ़ा और कम्युनिस्ट पार्टियां क्यों पिछड़ती चली गईं। इसका सबसे बड़ा कारण है विचारधारा का अंतर। संघ जहां देश के लिए समर्पित संगठन है, वहीं कम्युनिस्ट पार्टियां अनेक मौकों पर देश के खिलाफ भी दिखाई दी। 1964 में पार्टी के विभाजन का कारण यही था कि कुछ कम्युनिस्ट नेताओं ने 1962 के युद्ध के दौरान चीन का समर्थन किया था। संघ ने हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को आधार बनाकर सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन पर ध्यान दिया। वहीं कम्युनिस्ट पार्टियों ने मुख्य रूप से वर्ग संघर्ष पर ध्यान दिया। इससे वो सांस्कृतिक पहचान से दूर हो गए। आरएसएस ने अनुशासन, सांस्कृतिक एकीकरण पर जोर दिया,
जबकि कम्युनिस्ट पार्टियां वैचारिक कट्टरता और संगठन में विभाजन से प्रभावित रहीं। आरएसएस शिक्षा, सेवा और आपदा राहत के रचनात्मक मॉडल पर काम करता है, जबकि कम्युनिस्ट पार्टियों का मॉडल आंदोलन, हड़ताल और धरने का है। यही वो कारण है जिसकी वजह से 100 साल बाद दो संगठन आज बिल्कुल अलग अलग स्थितियों में हैं। एक जहां सफलता के शिखर पर है तो दूसरा बहुत नीचे, यानी कहीं नजर नहीं आ रहा है।